गठबंधन की दोस्ती को साधने वाले एक ऐसे शख्स जिनकी शैली तो हिंदुत्ववादी राजनीति की है, लेकिन नजरिया विकासवादी राजनीति का है, जो एक ऐसे दौर में महाराष्ट्र में राजनीति कर रहे हैं जहां पर नेता बस यही मानते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और कपड़े की तरह विचारधारा को बदल लेते हैं, जिसने अपनी सकारात्मकता और आक्रामकता से विरोधियों की हर रणनीति को भेदा है, जिसके बारे में पीएम कहते हैं कि देवेंद्र और नरेंद्र मिलकर 2 नहीं 11 बनते हैं। फिल्म आई थी मुकद्दर का सिकंदर, लेकिन मुकद्दर का समंदर बनकर महाराष्ट्र की राजनीति में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। हर जगह लिखा हुआ है देवा भाऊ आला रे, पर देश जानना चाहता है कि देवा भाऊ कसा आला रे, मतलब कैसे आए आप, कैसे आए, कैसे आप सीएम बने, पर्दे के पीछे क्या हुआ, और बीते दिन देवा भाऊ ने शपथ ली। पहली बात तो यह है कि इसका पूरा श्रेय जो है वो महाराष्ट्र की जनता को जाता है, जिन्होंने एक बहुत डिसाइसिव मैंडेट हमको दिया। और उसके साथ साथ मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक है तो सेफ है का नारा दिया, महाराष्ट्र की जनता ने जो यहां डिविजिव पॉलिटिक्स चल रहा था उसको नकार दिया, और एक है तो सेफ है इसको मानते हुए वोटिंग किया। और साथ साथ एक प्रो इनकम्बेंसी भी हमने तैयार की थी। हमारी जो योजनाएं थी, लाडली बहना की योजना हो, किसानों के लिए हमने योजनाएं तैयार की थी, युवाओं के लिए की थी, ऐसी कई योजनाओं के कारण भी एक प्रो इनकम्बेंसी थी। और मुझे ऐसा लगता है ये सारी चीजें जब एक साथ मिली तो एक बहुत डिसाइसिव मैंडेट हमको जनता ने दिया। और चूंकि ये डिसाइसिव मैंडेट हमको मिला और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी, मतलब अगर हम लोग देखें तो 145 मेजॉरिटी मार्क है, 137 हम है। हमने कुल मिलाकर 148 सीटें लड़ी थी और 4 सीटें हमारे दोस्तों को दी थी, जैसे 152 सीटें थी, उसमें हम लोग 137 आए हुए। तो निश्चित रूप से एक प्रकार से लोगों ने विश्वास जताया था और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। हमारे दोनों दोस्तों से हमने बातचीत की, उनको भी इस बात की मान्यता थी। उन्होंने भी ये कहा था कि ये जैसे हमारी महायुति को मैंडेट है, वैसे ही एक प्रकार से ये एक बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो मैं ऐसा मानता हूं, देखिए मीडिया में तो कई चीजें चली, पर हमारी पहली बैठक में एकनाथ शिंदे जी ने इस बात को मान्य कर लिया था। अब हमारी पार्टी में किसको मुख्यमंत्री बनाना है तो पार्टी तय करती है। तो पार्टी ने वापस मुझे इसका अवसर दिया। मैं तो बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि मेरे जैसे एक कार्यकर्ता को हमारी पार्टी ने और विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी ने 3 बार अवसर दिया, तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये पार्टी का बड़प्पन है। सर, आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है कि आपकी पहली ही मीटिंग में एकनाथ शिंदे ने मान लिया था कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन उसके बाद 3 दिन जो यहां पर चलता रहा मुंबई में, उनकी ही पार्टी की तरफ से जिस तरीके से बयान आते रहे, खास करके एक बयान तो मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि मराठा फेस, शिवसेना का ऑफिशियल बयान था ये, कि मराठा फेस मुख्यमंत्री होना चाहिए। क्या आपको कहीं लगा कि ये विपक्ष की भाषा की बात चल रही है? क्योंकि विपक्ष में इस तरीके की बात बहुत हुई थी इलेक्शन के समय पे। क्या होता है कि पार्टी में नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, उनकी एक अपेक्षा होती है कि अपना नेता बनना चाहिए। तो कई बार ब्रीफ से आगे बढ़कर भी वो बोल देते हैं। कई बार कुछ पार्टी में ऐसे भी नेता होते हैं जिनको ये लगता है कि हमारे नेता के बारे में हम नहीं बोलेंगे तो भाई हमारे नेता के सामने हमारा कद कैसा बड़ा होगा। जैसे कई फैक्टर होते हैं, तो उन फैक्टर्स के कारण ऐसी कई चीजें कही जा रही थी, लेकिन हमारे मन में कोई संदेह नहीं था, क्योंकि जिस समय ये सारी चीजें फाइनल हुई तो शिंदे जी के और मेरे व्यक्तिगत रिलेशन से शिंदे जी ने मुझे कहा कि मैंने क्या करना चाहिए। वो कहा कि आपने पद स्वीकारना चाहिए, क्योंकि जिस समय मैं उप मुख्यमंत्री बना तो मेरे भी मन में कई डाउट्स थे कि कैसे मैं ये लूं। मैं तो 5 साल मुख्यमंत्री रहा हूं, लेकिन मेरी पार्टी ने कहा, मैंने लिया, और मेरे ध्यान में आया कि जब तक पार्टी का मजबूत आदमी सरकार में नहीं होता तब तक पार्टी भी नहीं चलती। ऐसा लग रहा था कि जैसे विपक्ष से ज्यादा झटका तो शिंदे जी को लगा नंबर देख के, और आपने गलत नंबर बताया। एकनाथ शिंदे बार बार ये कह रहे थे कि लाड़की बहन योजना जो मेरी सरकार का काम था, जो स्कीम मैं लाया, जीत का श्रेय उनको मिलना चाहिए। ये तो वो ले ही रहे थे। नहीं, तो उनकी ये जीत का श्रेय किसका? देखिए, अल्टीमेटली जैसा आप, एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री थे, तो मुख्यमंत्री को भी तो श्रेय जाता ही है ना। आखिर किसी भी गवर्नमेंट की स्कीम जो चलती है, उस स्कीम की अगुवाई मुख्यमंत्री करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अगर ये कहा कि लाडली बहन योजना, तो हमको निश्चित रूप से फायदा हुआ है। पर मैंने जैसे कहा कि लाडली बहन योजना हो, फ्री पावर की योजना हो,
बच्चों के लिए फ्री शिक्षा की योजना हो, ऐसी कई योजना जो हमने तैयार की, इन योजनाओं ने हमारे लिए एक सकारात्मकता तैयार की। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, एक है तो सेफ है, इस नारे ने जो 5% का वोट सर्ज आपको दिख रहा है, एक प्रकार से लोगों ने इस बात को महसूस किया कि लोकसभा के समय कुछ गलतियां हुई है और उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, या लोगों के मन में एक टीस थी, तो उसके कारण लोगों ने इस नारे को बहुत सकारात्मकता के साथ ये नारा बदला, आप लोगों ने ट्वीट किया, बटेंगे तो कटेंगे से दूरी बनाई, क्योंकि आपको भी समझ में आ गया था कि ये नारा महाराष्ट्र में अच्छे से मतलब मुझे उतना ऐसा लगता है कि स्वीकार्य नहीं। इसकी तरफ अगर हम देखें ना, तो ग्लास आधा भरा है या ग्लास आधा खाली है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा ग्लास आधा भरा है कहना ज्यादा अच्छा होता है, वो सकारात्मक होता है। हमने सकारात्मक बात कही। सर, आपने 133 सीट बोले, मुझे लगता है कि आप नंबर गलत बता रहे हैं। आपके 150 जीत कर आए दरअसल देखा जाए। आप तो, क्योंकि 7 लोग जो है लाडले उम्मीदवार आपके वहां गए थे और 7 शिवसेना से जीते हैं, कुछ एनसीपी से जीते हैं। कुल हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी रहे और हमारे मित्र पक्षों से जीते हैं, ऐसे 11 लोग हैं। हाँ, वही मैंने कहा कि गलत 11 नंबर लोग, बता रहे हैं। लेकिन पूरी बिछा रखी थी नहीं, आपने। वो भी एक प्रेशर था ना कि तुरंत मान लिया कि नहीं, ठीक है, मुख्यमंत्री। ऐसा था कि देखिए, कुछ जगह ये ध्यान में आया कि हमारे मित्र पक्षों के पास वोट परसेंटेज अच्छा है, लेकिन उम्मीदवार हमारे पास अच्छा है, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम यह था कि हमने 2.5 साल पूरे 288 कॉन्स्टिट्यूएंसी में संघर्ष करके, चूंकि हम विपक्ष में थे, ये सारे साथ में थे, तो पहले 2.5 साल हमने हमारे उम्मीदवार खड़े कर दिए, नेता खड़े कर दिए, उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ा। आप अगर उद्धव ठाकरे जी की भी पहली लिस्ट देखेंगे तो उसमें आपके उम्मीदवार है ना, 17 लोग हमारी तरफ से उन्होंने लिए थे। तो एक प्रकार से हमने लोग तैयार किए और सब जगह सप्लाई हो गए, लेकिन हमको खुशी है कि जो हमारे मित्रों के पास गए वही चुनकर आए और जो हमारे अपोनेंट्स के पास गए वो सारे हार गए। सर, आगे बढ़ने से पहले मुझे एक सवाल पूछना बहुत जरूरी है। आपने मैंडेट का एनालिसिस किया हुआ है कि एक है तो सेफ है और कैसे ये हुआ, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज महाराष्ट्र में दिखाई दी कि नांदेड़ का उपचुनाव हो रहा था लोकसभा का। वहां पर नांदेड़ के लोकसभा के उपचुनाव में कांग्रेस का कैंडिडेट जीता, कम मार्जिन से जीता है लेकिन जीत गया। लेकिन वहीं पर विधानसभा में महायुति के कैंडिडेट बाकी काफी मार्जिन से जीते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं, आपको लगता है, और ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा आने वाले समय में? उसका एक कारण था कि पर्टिकुलरली हम हारे तो पोस्टल बैलेट में वहां पर, बाकी तो हम लोग थोड़े आगे ही थे, लेकिन पर्टिकुलरली जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कांग्रेस का उम्मीदवार आता था वहां पर एक सिंपैथी थी, क्योंकि उनके पिताजी एमपी के रूप में चुनकर आए थे और चुनकर आने के तुरंत बाद 2 महीने में वो गुजर गए। तो उनके लिए एक बहुत ज्यादा सिंपैथी वहां पर थी। अपना देश आपको पता है एक इमोशनल देश है, तो उस एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्होंने बहुत ज्यादा लीड लिया, जिसको बाकी जगह से हम भर नहीं पाए। इसके कारण हम हारे, पोस्टल बैलेट में हारे, अन्यथा वो भी सीट हम जीत जाते। ठीक है, जीत के एनालिसिस में एक आखिरी सवाल करके फिर आगे के हिस्से में जाएंगे। आप हिंदुओं को जगा रहे थे एक गाना गाकर कि शिवाजी जागे जागो हिंदू, तो हिंदू जागे इसलिए आप सीएम बने या क्या हुआ? ओबीसी जागे। ओबीसी जागे। नहीं, पहली बात तो यह है कि हमारे यहाँ क्रिएटिव लोग बहुत है। तो ये जो गाना मैंने गाया था, ये मैंने 4 साल पहले एक मुंबई में बड़ा उत्तर भारतीय सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में मैंने वो गाना गाया था। और मुझे कोई सुर का, मैं मतलब सुरों में गाने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, ये तो लीड एंड फॉलो। हम ये जो गाना है, ये जिस समय हम कार सेवा के लिए गए थे 1990 में, तब का ये गाना है, तब हम गाते थे, तो उस समय मैंने वो गाया था। अब आजकल लोग उसमें ऐसा म्यूजिक डाल देते हैं और उसको अब ऐसा बनाते हैं कि जैसे मैं भी सुर में हूँ। तो ऐसा घर में ट्यूशन भी मिलता होगा गाने का? नहीं, घर में ये पक्का है कि सुर उनके पास है, हमारे पास सुरों का कोई संबंध नहीं है, लेकिन उसको इस प्रकार से बनाया और वो चल गया। मतलब वो गाना चुनाव के दरमियान हमारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर उसको चलाया, तो वो कोई ऑफिशियल हमारा गाना नहीं था या ऑफिशियल उसका गीत नहीं था। लेकिन हाँ, मैं ये मानता हूं कि जो हिंदू समाज है वो जाति के सारे भेद भुलाकर एक साथ आया और उसने वोटिंग किया, इसमें कोई दो राय नहीं। जो आगे बढ़ने के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इस बार हमने देखी है कि आमतौर पर बीजेपी चिट्ठी भेजती है कि भाई ये नेता होगा, और उसके बाद एक सरप्राइज हम सबको मिलता है, एक नया नाम अचानक आ जाता है जो हम किसी ने सोचा ही नहीं होगा।
इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि पार्टी के विधायक दल की बैठक लाइव कैमरा के सामने, सबके सामने सारे भाषण हुए एकदम। ये बदलाव क्यों किया गया? कोई मैसेजिंग था लोगों के लिए, सहयोगी दलों के लिए, जो लोग सवाल उठा रहे थे उनके लिए, आपके कुछ क्या कहते हैं हित नहीं, इसका अब कुछ भी एनालिसिस हो सकता है, लेकिन जिस समय ये करने का निर्णय किया हमने तब कोई विचार नहीं किया था। ये किसका फैसला था? ये नहीं, मैंने कहा कि कर देते लाइव, क्या अड़चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने कहा सारे कैमरे तो हम साथ नहीं ले जा सकते, तो कम से कम एजेंसीज को हम लोग अलाउ करें, तो सारे लोग उसको पिक करेंगे तो देश में जाएगा। तो इसलिए वो निर्णय किया, और जो हमारे ऑब्जर्वर्स आए थे उनको भी ठीक लगा कि चलो ये निर्णय ठीक है। तो इसलिए मतलब जब निर्णय लिया तो कोई बहुत विचार के साथ लिया था, ऐसा नहीं है चलो करेंगे ऐसा करके लिया था। शिंदे साहब को अल्टीमेटली किसने मनाया? दिल्ली से कॉल आया या नंबर से फडणवीस जी ने बनाया? नहीं, शिंदे साहब 1 घंटे पहले उन्होंने कमिट किया स्वेरिंग इन। नहीं, वो गलत है। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, ऐसा नहीं है। मेरी उनसे 1 दिन पहले भी बात हो गई थी और मैंने लेटर भी भेज दिया था उनके नाम का। उनकी पार्टी में 2 राय चल रही थी। आम राय तो ये थी कि शिंदे जी ने ज्वाइन करना चाहिए, पर एक माइनॉरिटी राय वहां ये भी थी कि शिंदे जी ज्वाइन न करे, वो एक प्रकार से कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन बन जाए। तो उसके ऊपर उनकी चर्चा चल रही थी। और शिंदे जी की मैंने एक आदत देखी है कि पेशेंटली हियर करते हैं और थोड़ा सबसे बातचीत करते हैं। चुनाव के समय भी साहिल को पता है कि जब टिकटों का बंटवारा होता था तो अंतिम समय तक उनकी चर्चाएं चलती थी, लेकिन उनका निर्णय पक्का हो गया था। उन्होंने पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो किया। मनाया किसने? नहीं, मुझे लगता है कि मेरे से जो पहली हमारी मीटिंग हुई, उस मीटिंग के बाद हम दोनों जब मिले और मेरी जब बातचीत हुई, मैंने जो प्रधानमंत्री से भी बात हुई उनकी? प्रधानमंत्री जी से उसके बाद बात नहीं हुई। जो पहले बात हुई उसके बाद बात नहीं हुई। गृह मंत्री जी? नहीं, किसी से बात नहीं हुई। उसके बाद उनकी इस मसले पर बातचीत नहीं हुई। तो जब मैं गया था और हमारी बातचीत हुई तो उस समय उन्होंने वो मान्य कर लिया था। नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्या ऐसा बदला है? क्योंकि 2022 में जब वो आए तब भी आपके डबल नंबर थे, आज की स्थिति में भी आपके डबल से ज्यादा नंबर है। तो ऐसा क्या बदला है कि आपको सोचना पड़ा कि नहीं, इस बार मैंडेट को मानना चाहिए? तब भी मैंडेट आपके पक्ष में था, आज भी मैंडेट आपके पक्ष में है। देखिए, 2022 में शिंदे जी ने जिस समय एक प्रकार से उठाव किया और ये कहा कि इस सरकार में मैं नहीं रहना चाहता, मैं ऐसा मानता हूं कि उस समय एक बड़ी रिस्क उन्होंने ली थी। कई बार इस प्रकार के निर्णय राजनीति में आपको समाप्त भी कर सकते हैं, और उसके चलते मैंने स्वयं हमारे नेताओं को ये प्रस्ताव दिया था कि हमने शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, क्योंकि उनके साथ जो लोग आए हैं उनको हम कॉन्फिडेंस नहीं दे पाएंगे। उनको कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए कि अपना नेता है। इसलिए उस समय ये सोच समझकर हमने तय किया था कि शिंदे जी को हम मुख्यमंत्री बनाए। हालांकि चूंकि सारी अंदर की चीजें तो कार्यकर्ताओं को नहीं बताई जा सकती, तो कार्यकर्ताओं में उस समय भी एक रिएक्शन था कि भाई हम बड़ी पार्टी है, फिर भी क्यों दिया। लेकिन हम धीरे धीरे करके उनको समझा पाए। इस बार नंबर ऐसे थे कि कार्यकर्ताओं को समझाना ये बड़ा कठिन काम था, और नेताओं को भी ये लगता था कि इस नंबर के बाद हम लोग अगर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो देश भर के कार्यकर्ताओं में एक मायूसी आएगी। इसलिए मुझे लगता है, और शिंदे जी ने भी, मैं आपको कहता हूं कि शिंदे जी ने भी ये कहा, जब बातचीत हुई ना तो शिंदे जी ने पीएम साहब को भी कहा और अमित भाई को भी कहा कि मैं समझ सकता हूं कि आपका नंबर ही ऐसा है कि आपको ये विचार करना पड़ रहा है। साम दाम दंड भेद, आपकी चतुराई और परिपक्वता तो पॉलिटिक्स में दिख रही है। आपने अपनी बारी का इंतजार किया, लेकिन अब आते हैं मंत्रालयों पर, क्योंकि आप सीएम थे तब भी, डेप्यूटी थे तब भी, गृह मंत्रालय आपके पास था। 3 मंत्रालय जिसको बहुत यहाँ पर, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, ये तीनों कैसे कैसे बांटेंगे? 3 धुरी। नहीं, अभी हमारी चर्चाएं चल रही है। देखिए, सवाल परसेप्शन का ही होता है। मतलब सभी को न्याय मिला है ऐसा परसेप्शन अगर क्रिएट नहीं हुआ तो उनकी पार्टियों में उनको सम्मान नहीं मिलता है। तो इसलिए हमारी बातचीत चल रही है। मैं 2 चीजें कह सकता हूं। एक तो नंबर्स करीब करीब फ्रीज हो गए हमारे, जो आज आप मत पूछिए, नहीं बता पाऊंगा मैं, लेकिन नंबर हमने करीब करीब फ्रीज कर लिए हैं। 22, 12 और 9, 8। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इतना भी 21, मतलब हम लोग
कई सारे नंबर्स आप अभी 1 से लेकर 43 तक सारे नंबर बता दीजिए, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन हमने करीब करीब उसको फिक्स कर लिया है और पोर्टफोलियो जो है उसके ऊपर चर्चा चल रही है। एक इनिशियल चर्चा हमने की है, हम लोग डीपली उसके ऊपर चर्चा नहीं कर पाए क्योंकि कल परसों हम लोग इस विचार में थे कि क्या 3 लोग शपथ ले या और लोगों की शपथ करे, तो इसमें हम लोग पोर्टफोलियो पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन एक्सपांशन होगा, एक्सपांशन होगा और मैं ये कह सकता हूं कि 16 तारीख से पहले होगा। मुझे पोर्टफोलियो पर बात पूछना है, लेकिन उससे पहले एक सवाल पूछना मुझे लगता है जरूरी है कि आप बिहार के भी प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी रह चुके थे और बिहार और महाराष्ट्र में सिमिलैरिटीज बहुत है। तो ऐसे में जो रूल बिहार में लागू किया गया वो महाराष्ट्र में क्यों नहीं लागू किया गया? नंबर्स तो वहां भी वही है, वहां भी चुनाव के बाद में बीजेपी के जो नंबर्स दिख रहे थे उसके बाद वहां भी प्रेशर होगा ही। तो ऐसा क्या है? और दूसरी बात, आपने कहा कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करना था शिवसेना के नेताओं को। क्या अभी कल हम लोग वहां पर हमने देखा कई लोगों का, तो उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शेकी लग रहा था, तो आपको शायद उस पर भी काम करना पड़ेगा कि अब क्या होगा आगे। अब तो मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री होता है, उप मुख्यमंत्री, वो कैसे बिल्टअप करेंगे, उसका कैसे फर्क? बिहार में और महाराष्ट्र में मूलभूत अंतर यह है कि बिहार में हमने घोषित किया था कि नीतीश बाबू के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नीतीश बाबू है। एक और अंतर है, वहां कोई देवेंद्र फडणवीस नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वहां पर भी काफी लोग थे, हमारे बड़े बड़े नेता थे। तो मैं चूंकि प्रभारी था तो मुझे अच्छे से याद है कि चुनाव के बाद नीतीश बाबू के यहाँ हम गए कि किस प्रकार से फॉर्मूला किया जाए, तो नीतीश बाबू ने सामने से बढ़कर ये कहा कि आपकी संख्या ज्यादा है तो आप मुख्यमंत्री बनाइए। मैंने कहा भाई मेरे पास तो ये मैंडेट नहीं है, क्योंकि मुझे तो ये कहा गया कि नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री बनाना है। अच्छा, उन्होंने खुद कहा था? उन्होंने खुद आपको कहा ऑफर था। कहा था? हाँ जी, उन्होंने खुद कहा था। आप प्रभारी थे 2020 की बात कर रहे बिल्कुल हैं? बिल्कुल बिल्कुल। 15 में तो पार्टी नंबर 3 हो गई थी आपकी, 20 में लेकिन कोविड के बाद आप प्रभारी थे और वापसी हुई थी। तो मैं था, भूपेंद्र जी भी थे, भूपेंद्र यादव जी थे, हम दोनों गए थे। उन्होंने कहा आप बनाइए। हमने कहा कि हमारा मैंडेट नहीं, हमको ये कहा गया है कि भाई आपको बनना है, अगर आपके मन में कुछ है तो आप प्रधानमंत्री जी से बात कर लीजिए। उन्होंने प्रधानमंत्री जी से बात की, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, हम लोगों ने घोषणा की थी, हमने ऐसी घोषणा नहीं की थी कि किसके ज्यादा आएंगे कम आएंगे इसके आधार पर निर्णय होगा। हमने ये घोषणा की थी कि नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और वो हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे और इसलिए आपको ही बनना पड़ेगा। उसके बाद फिर वहां पर उन्होंने शपथ ली। नहीं तो महाराष्ट्र में आपने घोषणा क्यों नहीं की थी? कि आप नंबर्स का इंतजार कर रहे थे? कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि नंबर्स पे डिसाइड करते हैं, बाद में देखा जाएगा। नहीं, ऐसा भी कारण नहीं है। कई बार महाराष्ट्र में देखा गया है कि पहला घोषणा करने के 2 नुकसान होते हैं। एक, कई बार नीचे के कार्यकर्ता अपनी पार्टी के ज्यादा आए इसलिए दूसरे पार्टी के खिलाफ काम कर देते हैं, उसको गिराने का प्रयास करते हैं। कई बार 3 पार्टियां हैं तो जब ऐसा लगता है कि अपनी भी पार्टी का मुख्यमंत्री बन सकता है तो एक उत्साह होता है, उस उत्साह में लोग काम करते हैं तो उत्साह कम हो जाता है। इसलिए देखिए, ये कोई एक फॉर्मूला नहीं है, ये हर चुनाव का अपना अलग फॉर्मूला होता है। जैसे आपने देखा होगा आसाम में हम लोगों ने एक मुख्यमंत्री के रहते हुए भी बिना नाम के चुनाव लड़ा, कभी हमने नाम के साथ चुनाव लड़ा। 2019 में मेरा नाम घोषित करके चुनाव लड़ा गया था। तो इसलिए इस प्रकार से होता है। आपने अच्छा याद दिलाया। सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा पे कल ही हम लोग बातचीत कर रहे थे, लेकिन अब असल सवाल पर आते हैं सर। शिंदे साहब गृह मंत्रालय मांग रहे हैं क्या? अभी तक उन्होंने कोई मंत्रालय ऐसा मांगा नहीं है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि ये 3-4 मंत्रालय जो है इसके ऊपर हम चर्चा करें और उसका निर्णय करें, तो हम करेंगे चर्चा। बट नॉर्मली आपका स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है कि खास करके जब से आप चीफ मिनिस्टर बने कि गृह विभाग आप अपने पास रखते हैं। आपने जब भी आप सत्ता में आए तो डेप्यूटी रहे तब भी, तो वो मतलब उस लिहाज से ये माना जाता है कि आप नहीं छोड़ेंगे उसको। ऐसा नहीं है। देखिए, मूल रूप से हमको ये लगता है कि गृह विभाग हमारे पास रहना चाहिए और हमेशा हमारे साथ रहा हुआ है। और विशेष रूप से क्या होता है, वैसे तो हम तीनों साथ में ही है, लेकिन चूंकि केंद्र सरकार से, केंद्रीय गृह मंत्रालय से बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। नक्सल की समस्या है, मुंबई जैसा एक शहर है जो मैं ऐसा मानता हूँ बहुत वल्नरेबल शहर है, एक प्रकार से आर्थिक राजधानी है, तो इसलिए आसान होता है। शिंदे जी भी कर सकते हैं, अजीत जी भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि एक पार्टी का व्यक्ति होने के नाते मेरा ज्यादा संबंध आता है, मेरा ज्यादा कोऑर्डिनेशन होता है,
इसलिए हम लोग ये प्रयास करते हैं कि भाई एक कोऑर्डिनेशन में हम लोग चले, इसलिए बीजेपी के पास। ये दोस्ती बरकरार रहेगी बीएमसी चुनाव में भी? आप लोग ऐसे ही महायुति तीनों एक साथ लड़ेंगे, क्या स्ट्रैटेजी है? बीएमसी में तो हम साथ में लड़ेंगे, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि ओवरऑल जो सारे हमारे स्थानीय निकाय के चुनाव है, इसमें हमेशा हम लोगों की एक पॉलिसी होती है कि हम वहां के लोकल जो हमारी कमेटी है उसको अधिकार देते हैं, वो चाहे तो अलायंस करे, नहीं चाहे तो नहीं करे, क्योंकि हर जगह की परिस्थिति भी अलग होती है, अलग अलग पार्टियों की वहां पर ताकत भी अलग होती है। और ये चुनाव ऐसा होता है कि जिसमें ये कार्यकर्ता का चुनाव है, नेता का चुनाव नहीं है। इसलिए आप कार्यकर्ता को अगर हमेशा बांध कर रख देंगे तो पार्टी भी बड़ी नहीं होती। तो अलग लड़ेंगे तो बेटर रहेगा। नहीं, तो ऐसा है कि लोकल यूनिट तय करेगा। पिछले समय भी हमने लोकल यूनिट को कहा था, कुछ जगह अलायंस हुआ, कुछ जगह नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर है कि एक दूसरे, अगर कहीं नहीं होता है समझ लीजिए, तो एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलेंगे। नहीं, लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं कि एक डर तो जरूर है अलायंस पार्टी में। आपने देखा होगा तुरंत बोलना शुरू कर दिया कि देखिए उनके नंबर्स आ गए तो आपको तुरंत बिठा दिया बगल में। ये जो एक कॉन्वर्सेशन शुरू होता है उसको आप कैसे जवाब देंगे, उसको आप किस तरीके से देखेंगे? और ये क्या लॉन्ग टर्म इसी तरीके से चलता रहेगा? महाराष्ट्र में 3-3 पार्टी साथ में चुनाव लड़ रही है, 3-3 पार्टी की सरकार, और ये इसी तरीके से आप देखते हैं लॉन्ग टर्म के इसमें? देखिए, अभी तो 2029 तक तो ये वास्तविकता है। ठीक, अभी 2029 में कोई परिस्थितियां बदलती है तो आज तो उसके ऊपर नहीं कहा जा सकता, लेकिन अलायंस पॉलिटिक्स ये महाराष्ट्र की वास्तविकता है, उसको स्वीकारना पड़ेगा। यही तो अलायंस पॉलिटिक्स पर ही मेरा अगला सवाल था। या आपने कहा एक है तो सेफ है, चला हिंदुत्व जाग गए, लेकिन 22% सीएसडीएस का सर्वे कहता है कि 22% मुस्लिमों ने भी महायुति को वोट किया है। तो ये आप लोग का स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग थी क्या कि अजित पवार बीच बीच में कहते थे नहीं ये नारा महाराष्ट्र के लिए ठीक नहीं है, आप दूसरी तरफ वही नारा आगे ले जाते थे? ये 22% जो मुस्लिमों ने वोट किया, ये क्या बता रहा है? पहली बात तो ये कि अजित पवार जी ने ये कहा कि बटेंगे तो कटेंगे नारा मत दीजिए, एक है तो सेफ है नारा दीजिए। तो उन्होंने आधा भरा हुआ गिलास पकड़ा, आधा खाली गिलास नहीं पकड़ा, इतना ही फर्क है। और मुस्लिमों ने हमको वोट जरूर दिया होगा, भले ही कम दिया हो ज्यादा दिया हो, पर एक चीज तो पक्की है कि हमने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। हमारे 2.5 सालों में जितनी हमारी योजनाएं आई, उन योजनाओं के बड़े लाभार्थी ये मुस्लिम है। हमने लाडली बहना लाई तो सबसे ज्यादा मुस्लिम बहनों को लाडली बहना का फायदा मिला, इसलिए हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। देखिए, मूल रूप से माइनॉरिटीज हमको इसलिए वोट नहीं करती है, कम वोट करती है, क्योंकि उनके नेताओं को यह पता है कि सच अगर उन तक पहुंचा तो शायद जो दुकानदारियां उन्होंने लगाई है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए सारे नेता उनमें डर पैदा करते रहते हैं, और उस डर के कारण वो लोग हमको वोट नहीं करते। लेकिन ये जिंदगी भर हमेशा के लिए डर नहीं पैदा कर सकेंगे। एक समय तो रियलाइजेशन आएगा कि देश की मुख्य धारा के साथ ही चलना है, और लोग चलेंगे। आपने लाड़की बहनों की अभी बात की थी, तो लाड़की बहन योजना में ये 1500 से 2100 कब कर रहे हैं? और देखिए, अब आपके सामने चैलेंज बड़ा है, क्योंकि आजकल नेता से ज्यादा फ्रीबीज मैदान में उतरते हैं चुनाव में। हम 1500, हम 2100 नहीं, हम 3000। ऐसे में आप कैसे संभालेंगे फाइनेंस को? नहीं, देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र में हम लोगों ने हमेशा जो हमारा डेट जीडीपी रेशियो है, इसको 17-18% तक रखा है। अब ये बढ़ेगा, 25% तक अलाउड है, लेकिन उतना नहीं जाएंगे, लेकिन ये बढ़ेगा। हम लोगों को एक स्टेबलाइजेशन लाना पड़ेगा हमारी अर्थव्यवस्था में। मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 साल में वो स्टेबलाइजेशन हम लोग ला पाएंगे, और जो वादे हमने किए वो सोच समझ कर किए, उन वादों को हम पूरा करेंगे। कब से देंगे? लेकिन 2100 कब से दे पाएंगे? अभी पहला बजट आना है, अभी फाइनेंशियल परिस्थिति हमारी क्या है, कितनी आवक हमारी आई हुई है। अभी जो मैं इनिशियल आंकड़े ले रहा था उसमें टैक्स में बॉयंसी अच्छी है, हम लोगों को एसजीएसटी काफी अच्छे पैमाने पर आ रहा है। ये सारी चीजों को देखकर हम लोग इसका फैसला करेंगे। नहीं, लेकिन फिर भी कई बार ये कहा जाता है कि स्टेट अपने बजट पर, अपनी संपत्ति पर ठीक तरीके से ध्यान नहीं रखती और अपने आय से ज्यादा वादे कर देते हैं, और वो चुनाव के पहले कई बार हमने देखा हुआ है। आपने भी जो वादे किए हुए हैं, 1,25,000 करोड़ से भी ज्यादा आपको पैसे लगेंगे, 1,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसे लगेंगे ये सब वादे पूरे करने के लिए। तो ये लाना भी तो बड़ा मुश्किल होगा ना सर।
बजट के बाद भी कई सारे वादे किए हुए हैं, कई सारी योजनाओं की घोषणा कर डाली गई है, तो कहीं ना कहीं उसका एक स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा, नया लुक देना पड़ेगा, उसको नए सिरे से उसको देखना क्या पड़ेगा। होता है कि नॉर्मली महाराष्ट्र में हम लोगों ने बजट पे जो थ्रस्ट रखा उसमें हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को ज्यादा तवज्जो दी ठीक, और साथ साथ सोशल सेक्टर पर भी काम किया। अब अर्थव्यवस्था में दोनों प्रकार के अप्रोच होते हैं। एक अप्रोच ये होता है कि आप सोशल सेक्टर पे ज्यादा ध्यान दीजिए, सोशल सेक्टर में ज्यादा आप इन्वेस्ट कीजिए, तो अब हमारा इन्वेस्टमेंट का जो एक पाथ है, जो वे है, वो हम लोग सोशल सेक्टर पर ज्यादा कर रहे हैं। अभी ये जो हमने योजनाएं तैयार की है, लेकिन हम लोग ये प्रयास करेंगे कि सोशल सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट करते हुए महाराष्ट्र की ये ताकत है कि हम बाह्य स्रोतों का इस्तेमाल करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में अपने इन्वेस्टमेंट को कम नहीं होने दे, वो हम करेंगे। इसलिए ये आपकी बात मैं बिल्कुल मानता हूं कि बजट पर स्ट्रेस आएगा, नहीं आएगा ऐसा कहने का कोई सवाल नहीं है। और ये 1,25,000 करोड़ नहीं है, पर करीब 60,000 करोड़ का निश्चित रूप से इसमें स्ट्रेस हमारे ऊपर आने वाला है। उसको मैनेज करने के हम लोगों ने कई रास्ते ढूंढे हुए नंबर्स तो घटेगा ना, लेकिन अभी 2.25 करोड़ महिलाओं को आप पैसे दे रहे हैं, कुछ तो नंबर घटेगा, उसपे कुछ तो रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा ना। पर बहुत घटेगा ऐसा नहीं लगता मुझे। केवल जो अपरेंट गलतियां हैं वही घटेगा। अब आपके यहाँ क्योंकि कई जगहों पर 25-25 फॉर्म एक दो लोगों हाँ ने जी, हाँ भर जी, दिए, वो कुछ है इसमें। कुछ लोगों ने बदमाशी की है, कुछ अपरेंट गलतियां है, कुछ उस समय ध्यान में आया कि आदमियों ने औरतों के नाम से फॉर्म भर दिए। धीरे धीरे वो बाहर आएगा तो वो तो रैशनलाइज आपके राजनीतिक विरोधियों पर आते हैं। इस चुनाव ने उद्धव ठाकरे को कहां पर खड़ा किया है? शरद पवार, मुझे याद है उस इंटरव्यू में चुनाव के पहले आप उस दिन भी मुझे कह रहे थे कि उनका कद महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा है, आप लोग उन पर सीधा अटैक करने से बच रहे थे। लेकिन अब जब पॉलिटिक्स और ये सारे, कोई भी आपके शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आया। 14 में सारे लोग आए थे। नहीं, मैंने मतलब एकदम नहीं, मैंने सबसे फोन पे बात की थी। मैंने शरद पवार जी को फोन किया। क्या कहा उन्होंने? शरद पवार जी ने कहा कि उन्होंने मुझे बधाई दी, उन्होंने कहा विपक्ष के रूप में आपको पूरा सहकार्य देंगे। उन्होंने कहा कि चूंकि संसद चल रही है तो इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। मैंने उद्धव ठाकरे जी को भी फोन किया था, उद्धव ठाकरे जी ने भी मुझे बधाई दी। इस बार फोन उठाया? हाँ, फोन उठाया, मेरे से बातचीत की, उन्होंने भी बधाई दी। उन्होंने भी कहा कि जो हम सहकार्य कर सकते करेंगे, और मुझसे भी अपेक्षा व्यक्त की कि हम लोग भी उनसे सहकार्य करें। मैंने कहा बिल्कुल हम करेंगे। मैंने सुशील कुमार शिंदे जी को फोन किया, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री है। सुशील कुमार शिंदे जी ने कहा कि मैं दिल्ली आया हूं इसलिए शायद नहीं आ पाऊंगा, लेकिन उन्होंने भी मुझे बधाई दी। मैंने पृथ्वीराज चौहान जी को फोन किया, पृथ्वीराज चौहान जी ने भी मुझे बधाई दी। पृथ्वीराज चौहान जी ने कहा कि कराड़ में कोई कार्यक्रम उन्होंने लिया हुआ है, वो नहीं आ पाएंगे। तो सबसे बातचीत हुई और सबसे अच्छी बातचीत हुई और सबने बधाई दी मुझे। पर आए क्यों नहीं? क्या लगता है क्यों नहीं आए? कड़वाहट हो गई है? इतनी कड़वाहट है ऐसा तो मुझे नहीं लगता, लेकिन कई बार ये होता है, लोग आते हैं नहीं आते। मैं गया था, आप गए, इसीलिए मैंने गया पूछा था कि 2019 आप 19 में आप गए थे, मैं गया था। 14 में जब आपका शपथ ग्रहण हुआ हाँ, तो तब भी सारे लोग आए आए हुए थे। इसी बार देखा हमने कि कोई भी विपक्षी पार्टी से कोई नहीं आते तो हमको बहुत ज्यादा खुशी होती। क्या विपक्ष का नेता आप बनने देंगे इस बार? क्योंकि स्थिति तो ऐसी है कि नंबर्स नहीं है उनके नहीं, पास। विपक्ष का नेता बने या न बने ये पार्टी नहीं तय करती, हाँ, मतलब ये अध्यक्ष तय करते हैं। विधानसभा के नए अध्यक्ष पूरी परिस्थिति का आकलन करके इसका निर्णय लेंगे। अगर वो कहते हैं कि विपक्ष का नेता बनाना है तो हम मना नहीं करेंगे, आप अलाउ करेंगे हम उसको। अलाउ करेंगे। एक और एक इंटरेस्टिंग बात है कि 14 में जब आपने शपथ ली थी तब आपके बहुत ज्यादा सीनियर सहयोगी आपके साथ में शपथ ले रहे थे। तो 3.0 में देवेंद्र फडणवीस का मंत्रिमंडल किस तरीके से अलग होगा? आप एक 10 साल अब क्या कहते हैं कि सीनियर हो गए अभी यहाँ पर, तो उस लिहाज से कैसे क्या फर्क 10 साल होगा? नहीं, मुझे 25 साल हो गए मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के की तौर विधानसभा में। नहीं, मुख्यमंत्री के तौर पर कह रहा हूं मैं। जी जी जी, नहीं, सही बात है। मुझे ऐसा लगता है कि एक मिक्स होगा, अनुभवी लोग और नए लोग, इनका एक मिक्स तैयार करने की कोशिश करेंगे हम लोग। नेता विपक्ष की बात अभी हो रही थी, तो वहीं से राज्यसभा पर आते हैं, क्योंकि 2026 में 7 सांसद रिटायर होंगे, 3 एनडीए के और 4 उधर, जिसमें शरद पवार भी हैं, प्रियंका चतुर्वेदी भी हैं, रजनी पाटिल भी हैं, फौजिया खान भी हैं। और अब नौबत ऐसी आ जाएगी इन नतीजों के बाद कि एक ही उस तरफ से जीत पाएगा, वो भी मुश्किल से। बिल्कुल सही बात है। ये अब पॉलिटिक्स में कभी कभी ऐसा होता है, नंबर ऐसे आ जाते, तो लोगों ने हमको, जब उनके पास नंबर थे तब भी आपने जीतने नहीं दिया था। अब तो नंबर नहीं है। हम कहते हैं देवेंद्र फडणवीस जी को सबको निपटाना आता है, ये बात सही है क्या? धीरे धीरे पहले पूरा फील्ड बिछाते हैं, कहाँ पे कौन सा कैच ले आउट करने के लिए कहाँ खड़ा करना है, फिर धीरे 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 सब्र के साथ। देखिए हमारे यहाँ
आपको पता है शिरडी में साईं बाबा है, और साईं बाबा का मंत्र क्या है? श्रद्धा और सबूरी। सबूरी का मतलब है सब्र। तो ये दोनों चीजों मैं राजनीति में अमल में लाता हूं। जिसको निपटना है वो निपट जाता है, मैं किसी को निपटाने की बट अभी ताकत नहीं सब्र रखता। खत्म हो गया ना अभी। नहीं, अब तो ज्यादा सब्र रखना पड़ता है। ये तो ऐसी कुर्सी है कि जिस पर पेशेंस ये सबसे बड़ा वर्च्यू है। एक बार जल्दी से दो जो सबसे कंटेंशियस इश्यूज थे जिस पर आपको चुनाव में घेरा गया उस पर आते हैं कि सारे यहां से कंपनियां गुजरात जा रही हैं, फॉक्सकॉन और टाटा एयरबस को लेकर, और धारावी, जिसकी वजह से अडानी और वो पूरा जो मतलब आप लोगों के इर्द गिर्द आप लोगों को घेरा गया जिन आरोपों पर। अब जबकि आप सीएम बने हैं, अथॉरिटेटिवली दोनों मुद्दों पर आपका क्या जवाब है? ये पहला तो उस समय भी ये कैसा फेक नैरेटिव है ये हमने बता दिया था। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में ही आ रहा है, और पहले क्वार्टर में तो जो एफडीआई आता है 52% देश का महाराष्ट्र में आया। और मैं कल ही बैठा था और हम लोग सारा जायजा ले रहे थे, तो पहले 6 मंथ्स में अगर लास्ट ईयर से हम कंपेयर करें, लास्ट ईयर हमारे यहाँ जितना एफडीआई आया उसका 90% एफडीआई पहले 6 महीनों में आ गया है। तो इतने बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में आज टोयोटा महाराष्ट्र में आई है। आप नाम ले लीजिए कोई भी ऑटोमोबाइल कंपनी का, वो सब महाराष्ट्र में आए हुए हैं और कर्नाटक छोड़कर आए हैं। तो मुझे लगता है कि कई बार मुझे गुजरात की जो सरकार है ना, तो ऐसा लगता है कि कितनी भाग्यशाली सरकार है कि महाराष्ट्र में इनको एम्बेसडर्स मिल गए, क्योंकि हमारा जो विपक्ष है इनको तो गुजरात का एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। हमारा विपक्ष ही रोज एडवर्टीजमेंट करता है, गुजरात जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, गुजरात अच्छा है, गुजरात जा रहे हैं। अरे भाई, कभी तो आप कन्विक्शन के साथ कहो महाराष्ट्र है, 52% हमने लाया है, हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा निवेश आता है। नहीं कहते, शर्म आती है इनको कहने में। इसलिए मैं कहता हूं कल भी नंबर 1 हम थे, आज भी नंबर 1 हम है, कल भी नंबर 1 हम ही रहेंगे। धारावी रीसेटलमेंट, ठीक है, धारावी का जो काम है हम निश्चित रूप से करेंगे। कांग्रेस, उबाठा और शरद पवार जी की पार्टी, शरद पवार जी की पार्टी का उसको एक प्रकार से समर्थन है। ये दोनों पार्टियां कभी चाहती नहीं है कि धारावी का विकास हो, क्योंकि इनकी वोट बैंक वहां बसती है। उनको ये लगता है कि अगर यहाँ का विकास हुआ तो ये वोट बैंक समाप्त हो जाएगी, शायद ये वोट बैंक हमारे साथ आएगी। हमने ये फैसला कर लिया है, हम करके रहेंगे। धारावी के एक एक आदमी को नया घर मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं, लेकिन उनका विरोध अडानी को लेकर है, धारावी रीडेवलपमेंट को, तो इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि उन्होंने तो घोषणा की थी कि अगर हम सरकार बनाएंगे तो एक सेफ लेकर राहुल गांधी खड़े हुए थे, तिजोरी सेफ है। अब उनका प्रॉब्लम है, उनको सेफ का अर्थ वही समझता है। राहुल गांधी को सेफ का अर्थ सुरक्षा नहीं समझता, उनको सेफ ही तिजोरी समझती है, उनको तिजोरी की भाषा ध्यान में आती है। लेकिन मैं वापिस आपको कहना चाहता हूं, इसका रीडेवलपमेंट तो मैंने शुरू किया। मैं मुख्यमंत्री था उस समय, हमने इसका टेंडर दिया था। अडानी जी तो नहीं थे, किसी और को दिया था। उद्धव जी की सरकार आई, उन्होंने उस टेंडर को रद्द किया। नए टेंडर की सारी कंडीशंस उद्धव जी की सरकार ने मंजूर की, सारी। कैबिनेट का निर्णय उद्धव जी का है, सारी कंडीशंस। हमने उसमें एक केवल बदलाव किया, उन्होंने टीडीआर का कैपिंग नहीं रखा था। मुझे ध्यान में आया कि अगर टीडीआर का कैपिंग नहीं होगा तो जो भी डेवलपर है वो मुंबई का टीडीआर किंग बनेगा, मार्केट को मोनोपोलाइज करेगा। इसलिए हमने टीडीआर का कैपिंग डाल दिया। बाकी सारी कंडीशंस ये उद्धव ठाकरे जी की सरकार ने मंजूर की, उसके ऊपर टेंडर आया। लेकिन अब वो कहीं भी टीडीआर बेच सकते हैं ना पूरे मुंबई में, पहले जैसा नहीं रहा ना कि भाई उसी इलाके में बेच सकते हैं या नहीं। ऐसा पहले वो भी तो चेंज हो गया। नहीं, वो हमने चेंज नहीं किया, ओरिजिनल कंडीशन में। इससे पहले केवल नॉर्थवर्ड टीडीआर बेचा जा सकता था। उद्धव जी की सरकार ने निर्णय किया कि साउथवर्ड भी बेचा जाएगा, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर कैप नहीं डाली। तो उससे होता क्या कि टीडीआर का मार्केट उनके हाथ में चला जाता और कोई भी कीमत पर वो बेचते। हमने नियम कर दिया, इसकी कैपिंग होगी 90% ऑफ द मार्केट रेट से ऊपर वो जा नहीं सकते। मार्केट रेट से 90% के नीचे उनको बेचना पड़ेगा। बट सारे के सारे जो धारावी वासी है उनका सेटलमेंट वही होगा। सबका कैसे होगा? रीसेटलमेंट पॉइंट्स कहां कहां बना रहे हैं? देखिए, ऐसा है, जितने धारावी के एलिजिबल लोग हैं,
2011 से पहले जो धारावी में रहने को आए, चाहे वो रहवास वाले हो या बिजनेस वाले हो, सबका रिसेटलमेंट हम वहां करेंगे। 2011 के बाद के जो लोग हैं वो वैसे पात्र नहीं है क्योंकि हाईकोर्ट का निर्णय है, लेकिन हमने कहा कि अगर आप उनको कुछ नहीं दोगे तो आप नया धारावी तैयार करोगे, क्योंकि आप उनको अगर निकाल के आप जहां जाना है जाओ तो कहीं ना कहीं तो जाकर बसेंगे। इसलिए फिर हमने उसमें एक मार्ग निकाला। हमने कहा हम उनको परमानेंट घर तो नहीं दे सकते, हम उनको रेंटल हाउसिंग देंगे और 12 साल तक वो रेंटल हाउसिंग में रहने के बाद उसके मालिक बन सकते हैं। ऐसा उसमें से हमने मार्ग निकाला। तो जिनको हम रेंटल हाउसिंग देंगे उनको वहां देना चाहिए, ऐसा कोई उसका कंपल्शन नहीं है, वो दूसरी जगह भी हम दे सकते हैं। कितने साल में होने की उम्मीद लग रही है आपको? क्योंकि इसका कुल विरोध भी मिलाकर काफी होगा आपको। कम से कम इसको देखिए, ये जनरेशनल जिसको कहते हैं इस प्रकार के प्रोजेक्ट होते हैं, मिनिमम 7 ईयर्स इसको लगता है, मिनिमम 7 ईयर्स। सर, कोई टेंटेड मिनिस्टर्स को बाहर निकालने का कुछ प्लान है? आपने कुछ बोल के रखा है कि भाई अभी बहुत बदनामी सहन कर लिया, अभी इनको नई जगह मिलनी चाहिए? अभी कंपल्शन नहीं है, पॉलिटिकल कंपल्शन। बिल्कुल, हम तीनों ने मिलकर ये तय किया है, क्योंकि उनके वोट तय करेंगे, हमारे हम तय करेंगे, दादा के दादा तय करेंगे। इन तीनों ने मिलकर ये तय किया और अपने मिनिस्टर्स का मूल्यमापन करें, मूल्यांकन करें और मूल्यांकन के आधार पर किसको रिपीट करना है और किसको नहीं करना है ये तय करें। ऐसा तीनों ने तय किया। जिन पर केसेस है करप्शन के या बाकी, इसीलिए मूल्यांकन काम का भी करेंगे, चरित्र का भी करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। अगर पूरे विदर्भ के इलाके में हम देखें, पश्चिमी महाराष्ट्र देखें, यहाँ पर आपको जीत के क्या फैक्टर्स, क्योंकि वहां पर सोया और कपास के किसानों में काफी स्ट्रेस दिख रहा था, आप उसको कैसे टैकल करेंगे? और इधर पश्चिमी महाराष्ट्र में भी आपने, बीजेपी ने भी वहां अच्छा किया, एनसीपी दूसरे नंबर पे है, वहां क्या वजह रही इन दो इलाकों में जहां जो कि शरद पवार का गढ़ था? नहीं, अगर विदर्भ की बात करें तो बिल्कुल सही बात है कि कपास और सोयाबीन की जो खरीद पिछले समय हुई थी वो एक प्रकार से मार्केट रेट उसमें नीचे चला गया था और इसलिए किसानों का नुकसान था। तो हमने लोकसभा से पहले ये घोषणा की थी कि हम लोग भावांतर योजना लाएंगे और जो अमाउंट है उसको मैच करके किसानों को देंगे, 5,000 रुपया हम। बट एमएसपी बढ़ाना पड़ेगा आपको? नहीं, तो हमने उस समय, मैं इसका पहले जवाब देता हूं, ये हमने घोषणा की थी। लोकसभा के बाद वो पैसा उनके खातों में गया, तो इसीलिए अभी जब खरीद शुरू हुई तो शुरुआत में रेट नीचे थे, लेकिन किसानों के मन में विश्वास था कि अगर प्राइस डिफरेंस रहा तो सरकार पैसा देती है, क्योंकि उनके खातों में पैसा गया था। हमने कहा कि हम ये करेंगे। पर वो तो 15% तक ही देती है ना सर? नहीं, 15% नहीं, हमने तो एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो प्राइस मैच कर लिया। मैच कर लिया हमने। और अभी हम लोगों ने केंद्र सरकार से निवेदन करके, सोयाबीन की खरीद में प्रॉब्लम आ रहा था क्योंकि इस बार बारिश लेट तक चली तो सोयाबीन में मॉइस्चर ज्यादा था, तो मॉइस्चर कंटेंट 15% था, 12% पे खरीद होती है। हमने केंद्र सरकार को ये कहा कि आप 15% पर खरीद की हमको इजाजत दीजिए, 3% का अगर डिफरेंस आया हम बेयर करेंगे, आप मत दीजिए, स्टेट गवर्नमेंट बेयर करेगी। उन्होंने वो चेंज कर दिया। अभी जो खरीद हो रही है सोयाबीन की 12 जनवरी तक चलेगी। अभी यानी अभी हम 6 दिसंबर को है, हमने पिछले 15 सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए, इतनी खरीद कर ली है, तो पूरी खरीद हम करेंगे। तो मुझे लगता है कि किसानों में हम विश्वास जगा पाए। और जहां तक वेस्टर्न महाराष्ट्र का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि वेस्टर्न महाराष्ट्र, ये आप अगर पिछला भी चुनाव देखेंगे तो जब एक प्रकार से शरद पवार जी को एक बड़ा एडवांटेज मिला वेस्टर्न महाराष्ट्र में पिछले चुनाव में, फिर भी बीजेपी का नंबर कम नहीं हुआ था, बीजेपी का नंबर उतना ही था। तो एक प्रकार से वेस्टर्न महाराष्ट्र ये बीजेपी का धीरे धीरे गढ़ बना है। और इस बार इतना फायदा इसलिए मिला कि लोगों ने अजित पवार जी को शरद पवार जी के सामने मैंडेट दिया। उनका वोट ट्रांसफर हुआ आपको? विपक्ष तो कह रहा है ईवीएम ने आपको जिताया है, इस पर क्या जवाब है? बैलेट यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी की, बैलेट से वोट होना चाहिए। जब तक हार का आत्मनिरीक्षण नहीं करेंगे और अपने आप से झूठ बोलेंगे तब तक उनकी पार्टी ऊपर नहीं आ सकती। एक सीधा सवाल पूछता हूं कि इधर अमित देशमुख लड़ रहे लातूर शहर में और लातूर ग्रामीण में धीरज देशमुख लड़ रहे। धीरज देशमुख हारते हैं और अमित देशमुख जीतते हैं। तो क्या धीरज देशमुख जी के यहाँ
ईवीएम मैनेज हो गया और यहाँ नहीं हो पाया। देखिए बहुत बचकानी बात है। आप लोकसभा में जीतते तो ईवीएम में प्रॉब्लम नहीं है, आप झारखंड में जीतते उसी दिन तो प्रॉब्लम नहीं। एक ही दिन नांदेड़ में हम विधानसभा जीतते और आप लोकसभा जीतते तो भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है आत्मचिंतन करना चाहिए। एक आखिरी सवाल, एक दो आखिरी सवाल के साथ अंत करेंगे। एक चीज पूरे देश को बहुत मतलब मिस्टीरियस लगती है और वो ये है कि देवेंद्र फडणवीस 44 साल की उम्र में पहली बार सीएम बने। मराठा वर्चस्व वाले महाराष्ट्र में जहां 33% मराठा है लेकिन 60% सांसद मराठा है, लगभग 125 से ज्यादा विधायक मराठा है, वहां पर क्या आप उस कास्ट फ्रेमवर्क को तोड़ने में कामयाब हुए हैं एज अ लीडर? क्या आप प्रधानमंत्री का वो एक्सपेरिमेंट कि वो मोहन यादव को सीएम बनाते हैं मध्य प्रदेश में, या मनोहर लाल को हरियाणा में एक वक्त पे बनाते हैं, सैनी साहब को बनाते हैं और देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का सीएम बनाते हैं, क्योंकि आप ही के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार, मतलब अब तक का बेस्ट रिकॉर्ड परफॉर्मेंस है ये बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में? देखिए मैं ऐसा मानता हूं कि जात जो है, जात ये नेताओं के मन में है, लोगों के मन में नहीं है। लोग व्यक्ति देखते हैं, लोग काम देखते हैं, नेता कास्ट की पॉलिटिक्स करते हैं, नेता लोगों के अंदर कास्ट की भावना निर्माण करते हैं। और मोदी जी में ये हिम्मत है कि गुजरात से लेकर तो देश तक मोदी जी ने हमेशा लोगों की बात सुनी है, लोगों के मन की बात सुनी है। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, महाराष्ट्र में आज हमको 132 जगह मिली और कुल मिलाकर 137 मिली। मराठा समाज ने भी हमको वोट दिया और ओबीसी समाज ने भी वोट दिया, तभी हमको मिली। अब लोगों ने कहा कि लोकसभा के चुनाव में मराठाओं का वोट हमको नहीं मिला। मैं सवाल हमेशा पूछता हूं कि 43.9% कांग्रेस को मिला, यानी उनकी आघाड़ी को, और 43.6%, 0.3% का फर्क था। अगर मराठा समाज हमको वोट नहीं देता तो क्या हम 43.6% पर जाते? मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर आप देखें सबसे ज्यादा मराठा जो एमएलएज है बीजेपी से चुनकर आए हैं। मराठा हो या ओबीसी हो, सब लोग हमारे साथ में। जाति की राजनीति तब शुरू होती है जब दूसरी कोई राजनीति मतलब पैठ नहीं जमा पाती। जैसे मेरे खिलाफ पिछले 5 सालों में जब मैं मुख्यमंत्री था तो मुझ पर कोई दाग नहीं लगा पाए, मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं कर पाए, तो बचा क्या था? एक ही चीज बची थी, उसमें उन्होंने जाति की राजनीति करने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। महाराष्ट्र को मेरी जाति मालूम है और महाराष्ट्र ने मुझे स्वीकारा है। नहीं तो ये तो आपके सहयोगी दल भी कभी कभी करते हैं ना, मराठा नेता। और ये देखिए वो ठीक है, कभी कभी आपको लगता है कि उन्हें भी बताना चाहिए कि ये देखो ये नहीं चलेगा करके। अगर पॉलिटिक्स में ये होता है, कई बार मैं मजाक में कहता हूं कि पहले निर्णय होता है, उसके पीछे तत्व खड़े किए जाते हैं। हाँ। ऐसा हर एक व्यक्ति का या हर एक समूह का अपना एक स्वार्थ होता है, उस स्वार्थ के लिए फिर तत्व खड़े किए जाते हैं, उसके लिए कारण खड़े किए जाते हैं। तो ये सब तो होता ही है। आखिर में सर, आपने 19 में घोषणा दी थी, मैं पुनाई, फिर आपने वो समंदर वाली बात कही कि पानी उतरता देख घर मत बसा लेना, मैं समंदर लौट के आऊंगा। अभी आगे कुछ घोषणा तैयार है आपकी? कुछ महाराष्ट्र रुकेगा नहीं ऐसा आप लिख ये बोल रहे हैं, लेकिन 29 के लिए कुछ तैयार है? क्योंकि अमित शाह पहले कह चुके हैं कि भाई 29 में हमको अकेले लड़ना है। ऐसा है, एक अच्छी सरकार हमको चलाना है। मैंने एक चीज बहुत साफ शब्दों में कल भी कही है कि भले ही हमारे विरोधियों की संख्या कम हो, लेकिन उनकी संख्या से उनका आकलन नहीं करेंगे। हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, कम संख्या के विरोधियों को भी साथ में लेकर काम करेंगे। साथ में मतलब पार्टी में लेकर नहीं। अच्छा। लोकतंत्र में जिस प्रकार से सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष साथ में काम करता है, और मेरा प्रयास ये होगा कि मुझे इस बात का हमेशा दुख रहा है, 2019 से पहले महाराष्ट्र में एक राजनीतिक संवाद हुआ करता था, जो बहुत कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ। पहल आप शुरू करेंगे? मैं करूंगा, मैं करना चाहता हूं, इसीलिए मैंने सबको फोन किया है। मैं करना चाहता हूं, इस पॉलिटिकल संवाद को वापस शुरू करना चाहता हूं। चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहीं पर 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बीजेपी की शुरुआत के वक्त स्थापना पे कहा था कि एक दिन अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा,
और आपने 132 कमल और सहयोगियों के साथ 137 खिलाकर मुख्यमंत्री पद की रेस में स्थापित कर दिया अपने आप को। अगले 5 साल आपके कामकाज पर नजर रहेगी। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।